आपका हमारे इस वेबिनार में स्वागत है। मैं भूषण लाटे, कोऑर्डिनेटर ऑफ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी। मेरा साथ देने के लिए आज हमारी प्रेसिडेंट प्राची भोसले भी है। 15 अगस्त को जो ASWS ने एक सिलसिला शुरू किया था कि हर महीने हम एक वेबिनार लेंगे, उसी की कड़ी में यह आज का दूसरा वेबिनार है। इस वेबिनार का टॉपिक है पोस्चर एंड एक्सरसाइज इन एएस। आज के वेबिनार का पहला सेगमेंट है पेशेंट स्टोरी। आज की हमारी पेशेंट स्टोरी हमारे आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। जिस वॉरियर की स्टोरी हम आज बताने जा रहे हैं उनका नाम है मिस वनिता कांडपाल। उन्होंने अपने एएस को योगा एंड एक्सरसाइज की मदद से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। उन्होंने 2016-17 से रेगुलर योगा करके इस बीमारी को मैनेज किया है। वो योगा शिक्षण संस्था महाराष्ट्र की सेक्रेटरी भी है। She is an inspiration to all and her dedicated efforts are truly commendable. उनके बेटे यश और ऋषिकेश दोनों को भी एआस है और दोनों भी रेगुलरली योगा करते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज की टॉपिक एक्सरसाइज एंड पोस्चर इन एएस के डिस्कशन का होगा। आज हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर शशांक आकेटकर, जो मुंबई आर्थराइटिस एंड रिसर्च सेंटर भांडुप में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं। उनके काफ़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन रह चुके हैं। वे वर्क डिसेबिलिटी इन इंडियन पेशेंट्स ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इंक्लूसिव स्पॉन्डिलाइटिस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। साथ ही यंग साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ द इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन एंड लेट श्री अमृत मोदी यूनिकैन बीजेडी इंडिया फेलोशिप के पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। इंटरनेट यूसेज बाय पेशेंट्स में उन्हें दिलचस्पी है। जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं, पेशेंट के साथ लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ अ ह्यूमन बोन बनाने के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में वर्ल्ड आर्थराइटिस 2016 में उनका नाम दर्ज हुआ। उनके साथ हमारे इस वेबिनार में डॉक्टर प्रवीण पाटिल भी जुड़े हुए हैं, जो पुणे में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, वो ASWS के मेडिकल एडवाइजर, फाउंडिंग मेंबर एंड ट्रस्टी। मैं डॉक्टर शशांक आकेटर से आग्रह करूँगा कि वो आज के इस टॉपिक की शुरुआत अपने विचारों से करें। थैंक यू भूषण। नमस्ते वॉरियर्स। भूषण, प्राची, डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले धन्यवाद आपका मुझे इस आपके वेबिनार में इनवाइट करने के लिए, और धन्यवाद वॉरियर्स आप सभी को इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक तो है पोस्चर, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पोस्चर क्यों खराब होता है और उसे ठीक कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं उसके लिए, एंड सेकंड एक्सरसाइज का। सबसे पहले चालू करते हैं पोस्चर से। अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मल पोस्चर कैसा होता है अपना, नॉर्मल पोस्चर कैसा होता है अपना, अगर देखेंगे तो जो नीचे वाला लोअर स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, उसमें इनवर्ड कर्वेचर होता है अंदर की तरफ। जो थोरैसिक मिड बैक एरिया बोलते हैं उसमें पीछे की तरह कर्वेचर होता है, और नेक में वापस अंदर की तरह कर्वेचर होता है। तो ये नॉर्मल कर्वेचर जो होते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, जैसे आपको सभी को मालूम है, ये ऑटो इम्यून इलनेस है। इसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जॉइंट्स को अटैक करने लगती है। उसके वजह से जोड़ों में स्वेलिंग आती है और वहां पे इन्फ्लेमेशन और पेन होता है। जब वर्टिब्रे, जो मन के रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स है, जब उनमें सूजन आती है तो उसके इर्द गिर्द जो मसल्स रहते हैं वो टाइट होते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। बॉडी में कहीं पे भी अगर सूजन हो जाए तो उसके सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका मूवमेंट कम करते हैं। तो जब रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स ऐसे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो उसके मसल्स जब टाइट होते हैं तो वो एरिया ऐसे बेंड होने लगती है, जैसे आप देख रहे हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये चीज काफी महीनों तक, सालों साल हो सकती है। इसके वजह से पीछे के जो कमर के, पीठ के मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं, और उसके वजह से पोस्चर खराब होने लगता है। पोस्चर खराब कैसे होता है, तो जो लोअर स्पाइन है वो स्टिफ हो जाता है,
जो ये मिड बैक का एरिया है वो और झुक जाता है, और इसी के लिए वो हंच बैक या ऐसे झुकी हुई कमर का पोस्चर लॉन्ग टर्म में हो जाता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, ताकि ये पोस्चर हुए ही नहीं, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में होना ही नहीं चाहिए। एक, चालू कहाँ से होता है, तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग से होता है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बहुत अच्छा से अपने को कंट्रोल में रखना है। अगर इसे अच्छा से कंट्रोल में करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। जॉइंट में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो मसल्स का स्टिफनेस कम होगा और ऑटोमेटिकली पोस्चर अच्छा होगा। एक, दूसरी चीज, जो मसल्स टाइट हो गए, स्टिफ हो गए, उनको भी ठीक करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं, एक एनएसएआईडी जो हम लोग लेते हैं, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए दिए जाते हैं, उनसे भी मसल का स्टिफनेस कम होता है। एक तो इन्फ्लेमेशन कम होता है जॉइंट का, दूसरा मसल्स का स्टिफनेस टाइटनेस कम हो जाता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। एक वो, सेकंड, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करने, एक्सरसाइजेस से भी ये मसल स्ट्रेच होते हैं और उनका स्टिफनेस कम होता है। और एक्सरसाइजेस में जो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म पोस्चर बिगड़ता है, वो एक्सरसाइजेस से होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड ये, और थर्डली, मसाज, डीप मसाज वगैरह जो करते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करके देते हैं, उससे भी मसल्स का स्टिफनेस कम होने में हेल्प होता है। लास्टली, ओवर द इयर्स अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हम लोग कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे लॉन्ग टर्म में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। और कैल्शियम जिस शेप में स्पाइन रहेगा, उस शेप में ही कैल्शियम डिपॉजिट होगा। और जब कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो स्पाइन उसी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म में पोस्चर पहले से हमें ध्यान रखना है कि पोस्चर ऐसे सीधा रहे, ऐसे झुका हुआ ना रहे। क्योंकि अगर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ इस पोस्चर में, इस पोजीशन में, तो लॉन्ग टर्म स्पाइन वैसे ही रह जाएगा, उसी पोस्चर में रह जाएगा। तो एक चीज हमने बात की गोलियों के बारे में, गोली लेके इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रखने ताकि पोस्चर ठीक रहे। सेकंड, एक्सरसाइजेस करने हैं, रूटीन फिजियोथेरेपिस्ट को मिलके एक्सरसाइज सीखिए, वो रेगुलरली कीजिए ताकि पोस्चर खराब नहीं होगा। दूसरे और दो चार तरीके भी है लॉन्ग टर्म में पोस्चर अच्छा रखने के लिए। आप सोते कैसे हो, सोने में मेजॉरिटी लोग कमर पे, पीठ पे ऐसा सोते हैं। तो पीठ में सोने से क्या होता है, कभी कभी जब पोस्चर खराब होने लगता है तो गर्दन थोड़ी थोड़ी ऊपर उठने लगती है। गर्दन जब ऊपर उठती है तो ऑब्वियसली हम लोग पिलो यूज करते हैं। स्टार्टिंग में एक पिलो होता है, जैसे गर्दन और ऊपर उठने लगती है, एक की जगह पे दो पिलो, दो की जगह पे तीन पिलो, और वो पोस्चर ऐसे खराब होते जाता है। तो इसके लिए, और दूसरा, काफी लोग साइड में सोते हैं, करवट में ऐसा सोते हैं, लेकिन करवट में हम लोग जब सोते हैं तो हमेशा बच्चों जैसा ऐसे पोजीशन लेके सोते हैं। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बॉडी का टेंडेंसी होता है ऐसे झुकना, ऐसे पोस्चर होना। और अगर हम लोग करवट पे सोएंगे तो वापस हम लोग वही पोस्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे पोस्चर और खराब हो सकता है। इसके लिए सोने के लिए अगर आप हो सके तो प्रोन पोस्चर ट्राई कीजिए। प्रोन पोस्चर क्या होता है, पेट के बल सोना। पेट के बल सोना ऑब्वियसली बहुत इजी तो चीज नहीं है, हमें आदत नहीं रहती उसकी। तो स्टार्टिंग में आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, जितना जमता है उतना ट्राई कीजिए। जैसे पॉसिबल होगा, जैसे कंफर्ट लेवल आएगा, वैसे धीरे धीरे बढ़ा के ये पूरे रात भर भी आप ऐसे पेट पे सो सकते हैं। दूसरा चीज, किसी किसी का नेक फिक्स्ड होता है, तो पेट के बल सोने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि गर्दन की मूवमेंट नहीं होती है और नाक से ब्रीदिंग के लिए मुश्किल हो जाती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, यू शेप ट्राइवल पिलो आता है, जो आपने एयरपोर्ट में देखा रहेगा, ऐसा यू शेप रहता है पिलो, वो यूज कर सकते हैं। वो आप बेड के ऊपर रख दीजिए और ऐसे उसके ऊपर सर रख के सोइए। तो जो यू शेप्ड है वो इस सर को, पूरा फेस को कवर करेगा ताकि फेस सॉफ्ट कुशन्ड रहेगा, तकलीफ नहीं होगी। नेक को उसी पिलो में थोड़ा साइड टू साइड आप चेंज भी कर सकते हो पोजीशन। और लास्टली, नाक का जो एरिया है वो ओपन रहेगा ताकि ब्रीदिंग इजीली हो सके। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको हिप के एरिया में, पेट के एरिया में कुछ तकलीफ लगे, तो वहां पे आप एक सॉफ्ट कुशन रख सकते हो ताकि बॉडी को इधर उधर प्रेशर ना आए।
तो ये अगर प्रोन लाइंग आप ट्राई करेंगे, प्रोन लाइंग में फायदा क्या होता है, पूरी कमर पूरी सीधी हो जाती है। अगर किसी को ऑलरेडी खराब पोस्चर है तो जब सोएंगे तो पीठ कमर थोड़ी ऐसी होगी, जैसा आप उसी पोजीशन में रहेंगे आधा घंटा 1 घंटे के बाद वो सीधी हो जाएगी। इसका फायदा क्या है, आप जो बेंट हंचबैक पोस्चर है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको अपोज करेंगे, तो पोस्चर नॉर्मल होने के और नॉर्मल रहने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और एक सिंपल एक्सरसाइज है, इसे वॉल स्टैंड कहा जाता है। आपको वॉल को चिपक के खड़ा रहना है, पहले आपके बटक्स वॉल को टच करना है, उसके बाद सीधा खड़ा रह के जो शोल्डर ब्लेड का एरिया है वो वो वॉल को टच करना है। उसके बाद लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस होल्ड करके गर्दन को पीछे पुश करना है, ताकि जो सर के पीछे का एरिया है जो वो वॉल को टच करे। ऐसे ही पोजीशन में रह के लंबी सांस लेके होल्ड करना है सांस को। सांस को होल्ड करके मन ही मन 5 से 10 तक आप गिन सकते हैं। एक बार 5 से 10 हो गया तो आराम से सांस छोड़ दीजिए। ये रिपीटेटिवली करना है, सुबह समझो आप 10 बार सुबह, 10 बार शाम को चार स्टार्ट कर दीजिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। तो इसे वॉल स्टैंड कहा जाता है। इससे भी पोस्चर इंप्रूव होता है। और कुछ चीजें, बैठने में, खड़े रहने में हमेशा गर्दन सीधी रखिए। इनफैक्ट थोड़ी गर्दन चिन टक जो बोलते हैं, आगे पीछे करते हैं हम लोग, वैसे गर्दन थोड़ा पीछे रखने का ट्राई कीजिए। जो मिड बैक एरिया है उसे सीधा रखना है, इसे हम लोग स्टैंड टॉल बोलते हैं। कभी भी खड़े हो, कभी भी बैठे हो तो स्टैंड टॉल, पीठ सीधी रखना, सीधी ऐसे, गर्दन पीछे की तरफ रखना, और शोल्डर स्ट्रेट रखना। चिन जो है वो ग्राउंड को पैरेलल रखना। ऐसा सोचिए कि आप स्लाउच करेंगे, झुक के बैठेंगे, आपकी कमर ऐसा सोचिए कि जो सिक्के रहते हैं ना एक के ऊपर रखे हुए, सिक्कों जैसा है। अगर आप थोड़ा झुकेंगे, अगर वो सिक्के आगे पीछे हो जाएंगे तो सब सिक्के नीचे गिर जाएंगे। ऐसा सोच के उनको सीधा ही रखना है, प्रॉपर रखना है। ऐसा सोच के हमेशा स्टैंड टॉल, सिट टॉल ऐसा बैठिए, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। अगर आपका लैपटॉप पीसी का यूसेज बहुत है तो कैसे बैठना है, जो चेयर है आपकी वो प्रॉपर हाइट पे होनी चाहिए। आपके पैर, पंजे नीचे जमीन को टच करते होने चाहिए। अगर वो हवा में रहेंगे तो लोअर बैक के ऊपर वो प्रेशर डाल देते हैं। तो ऐसा इंश्योर कीजिए कि आपके पंजे नीचे जमीन को टच करे। अगर ऊपर हो तो नीचे आप कुछ रख दीजिए, स्टूल वगैरह, जिसके ऊपर आप पैर आराम से रख सके, ताकि लोअर बैक पे प्रेशर ना हो। जो आपका पीसी या लैपटॉप हो वो आई लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लैपटॉप जनरली नीचे रखते हैं और बार बार ऐसे झुक के काम करते हैं तो गर्दन में दर्द होने लगता है। तो डेस्कटॉप आई लेवल पे होना चाहिए, लैपटॉप आई लेवल पे होना चाहिए। अगर लैपटॉप को आपको आई लेवल पे रखने के लिए ऊंची हाइट पे रखना पड़ता हो तो एक्स्ट्रा कीबोर्ड खरीद लीजिए, और कीबोर्ड टेबल पे रखिए, लैपटॉप थोड़ा हाइट पे रखिए। ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पोस्चर का अच्छा रहने में मदद होगी। दूसरी बात है एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस, सॉरी, लास्टली एक पोस्चर का और एक चीज मैं भूल गया बोलना। आप सभी का काफी कॉमनली क्वेश्चन होता है कि पोस्चर करेक्शन बेल्ट आपने बहुत सारे देखे रहेंगे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, काफी सारे आपके ग्रुप्स में आपने देखे रहेंगे। तो क्या वो बेल्ट यूज करने चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उसका फायदा क्या होता है, तो वो कमर पीठ को थोड़ा सीधा रखता है, पकड़ के रखता है, जैम ऐसा स्ट्रेट रखता है। तो क्या वो यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर हम लोग उसका फायदा देखेंगे तो वो डेफिनेटली पीठ कमर को सीधा रख सकते हैं। आप टाइट अगर पहनो तो उसको सीधा रखने में हेल्प कर सकते हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, एक तो पीठ कमर को टाइट रखने में दर्द डेफिनेटली बढ़ सकता है। सेकंड चीज, जब आप नॉर्मली बैठते हो तो आपकी पीठ कमर के मसल्स ही है जो स्पाइन को प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं। अगर मैंने और कोई चीज यूज की स्पाइन को सीधा रखने के लिए तो ये मसल्स का तो कुछ काम ही नहीं होगा, और मसल्स लॉन्ग टर्म में वीक हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में पीठ कमर के मसल्स अगर वीक होंगे तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बेल्ट आप पहन सकते हो, लेकिन वो आप कोई फंक्शन, कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए रख दीजिए।
जैसे आपको कोई इंटरव्यू अटेंड करना है, वहां पे आपको लगता है लोगों को आपको पूछना नहीं चाहिए कि बैक में क्या हुआ है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, वो सब टाइम के लिए आप वो बेल्ट यूज कीजिए। कि फंक्शन है, इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपका टॉक है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट लगना है, जहाँ पे आपको नहीं चाहिए कि लोग आपको पूछे कि आपके बैक का क्या प्रॉब्लम है, वहां पे आप पहन लीजिए। लेकिन डेली बेसिस में मैं बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप बेल्ट नहीं पहनिए, क्योंकि उसका लॉस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्यों इंपॉर्टेंट है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज एक बहुत ही अहम हिस्सा है ट्रीटमेंट का। इट इज एज इफेक्टिव एज मेडिसिन। तो समझो, आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आधी ट्रीटमेंट तो आपकी हो ही नहीं रही है, समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मसल्स कमर पीठ के स्पाज्म में चले जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और उसके वजह से बैक का पोस्चर ऐसा होता है। तो अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो ये मसल्स क्रोनिकली सालों साल, महीने महीने यही पोजीशन में रह जाएंगे और ऐसे ही टाइट हो जाएंगे। टाइट होंगे तो एक तो पोस्चर खराब होगा, दूसरा टाइट होंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं रहेगी, और लास्टली टाइट मसल्स पेन भी करेंगे। तो इनको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मेंटेन रहे, आपका पेन कम रहे और आपका पोस्चर अच्छा रहे। तीन टाइप के एक्सरसाइजेस रहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेनली, मोटा मोटी देखेगा ऐसा जो बोलते हैं हिंदी में। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मसल्स को अच्छा से स्ट्रेच करना है ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है। सेकंड, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में क्या होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। ये फिजियोथेरेपिस्ट करके देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो टिपिकली वेट का वगैरह एक्सरसाइज देते हैं, वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है ताकि मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो। मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो जोड़ों के ऊपर प्रेशर कम आएगा और जोड़ों का दर्द भी कम होगा। तो ये रही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तीसरी रहती है कार्डियो जैसी एक्सरसाइजेस, जिसमें ओवरऑल आपका जो बॉडी का कैपेसिटी है एक्सरसाइज का, वो अच्छा रहता है। अगर किसी का भी हार्ट का कैपेसिटी अच्छा होगा तो एक्सरसाइज करने की ओवरऑल इजी रहेगा और फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा। इसके लिए कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइजेस आते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, ये एक्सरसाइजेस। तीसरी टाइप की एक एक्सरसाइजेस रहती है जो स्पेसिफिक होती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आता है। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है, ये है समझो स्पाइन, और स्पाइन से सब रिब्स, पसलियां निकलती है। ये पसलियां स्पाइन के साथ एक जॉइंट से जुड़ी होती है, इसे कॉस्टो वर्टिब्रल कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट्स बोलते हैं हम लोग। ये जॉइंट में भी, इन जॉइंट में भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से सूजन आ जाती है और ये जॉइंट स्टिफ होते हैं। दो पसलियों के बीच में जो मसल होता है, इंटरकॉस्टल मसल, जहां पे वो पसली को चिपकता है, उस मसल में, उस एरिया में सूजन आती है, जिसे एंथेसाइटिस बोलते हैं। और इसके वजह से जो ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसी के वजह से आप छींकते हो, खांसते हो तो दर्द होता है आपको चेस्ट में, और लंबी सांस लेने में भी काफी बार तकलीफ होती है। तो इन मसल्स को भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। इन रिब्स के मूवमेंट को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि रिब्स के मूवमेंट अच्छी नहीं होगी एक्सरसाइज से तो वो रिब्स, जो जॉइंट होता है रिब्स का वर्टिब्रे के साथ, वहां पे फ्यूज हो जाएंगे और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए स्पेसिफिकली डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करके होते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट को आप बोलेंगे तो सिखा देंगे। उससे रिब्स की मूवमेंट भी अच्छी होती है और रिब्स का पेन भी कम होता है। जो रिब केज का पेन होता है वो कम हो सकता है। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइरोमीटर करके, उसे भी यूज किया जा सकता है। ये एक मशीन होता है जिसमें हवा फुलाई जाती है। इससे भी रिब्स के मसल्स का अच्छा एक्सरसाइज होता है और ब्रीथिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अब कौन से ये एक्सरसाइजेस तो है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, प्रॉपरली सीख लीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। जस्ट यूट्यूब पे देखकर, यहाँ पे कोई तो चैनल देख लिया, उसको देख के एक्सरसाइजेस सीख ली, कि ये बात फ्रैंकली बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात, ऐसे ही किसी के पास गए, कोई योगा टीचर है, मैं योगा को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि
ऐसे ही किसी के पास जाके सीख लिया किया, वो बेस्ट अप्रोच नहीं होगा। प्रॉपरली आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, सीख लीजिए एक्सरसाइजेस और फिर घर पे उसको कंटिन्यू कीजिए। कौन सी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती है अपार्ट फ्रॉम जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने सिखाया? स्विमिंग एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। एंकिलोजिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस है, ये आप जरूर कर सकते हैं। योगा भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनर जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानकारी हो, उससे सीख के कीजिए तो अच्छा होगा। आई थिंक काफी कुछ मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बोल दिया। आई एम श्योर आपके सभी के मन में काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों चीजें बहुत कॉमन है, बहुत क्लोज है। हर एक के मन में इसके बारे में काफी सारे डाउट्स रहेंगे। तो आइए चलिए आपके डाउट्स हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर आखिरकार इस टॉपिक पे इतने विस्तार से बात करने के लिए। आपने मतलब लगभग सारी टॉपिक्स लगभग कवर कर लिया है। मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे भी आज के टॉपिक पर अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू। जैसे हमने बात किया अभी डॉक्टर केरकर ने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनल एडवाइस। काफ़ी वेरिएशन होता है जो एडवाइस एक्सरसाइज और पोस्चर के बारे में मिलती है, तो हमें किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर ही प्रोग्राम बनाना चाहिए एक्सरसाइज का, एंड उसको मास्टर करना चाहिए। सुपरवाइज एक्सरसाइजेस आर ऑलवेज एडवाइज्ड इन द बिगिनिंग, एंड देन आप खुद से वो कर सकते हो। तो जैसे कोई देख रहा है आप कोई गलती कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और फिर उसके बाद में आप वो सब करेक्ट करने के बाद एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो। तो और जैसे डॉक्टर केरकर ने काफी अच्छे से सारी बातें बताई है हमें, बट हमें आपसे जानना है कि और क्या सवाल है जो चीजें हमने कवर नहीं की है। सो विल ट्राई टू आंसर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल आपके इनपुट्स के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं Q&A सेशन पर। Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि डॉक्टर शशांक आकेरकर, आपने कहा कि भाई पॉस्चर सही रहना चाहिए, तो हमें एक सवाल मिला है कि भाई बॉडी पॉस्चर और स्पाइन पॉस्चर में कुछ डिफरेंस है क्या? देखो भूषण जी, बॉडी पोस्चर अल्टीमेटली स्पाइन पोस्चर पे ही डिपेंडेंट है। अगर स्पाइन टेढ़ा होगा तो बॉडी उसके साथ टेढ़ी हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा ऐसा बॉडी पोस्चर, मैंने आप बैठने का अगर आप वैसा बोल रहे हैं, शायद शायद उनका वो कहना है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद शायद जो पूछ रहे हैं उनका ये शायद रहेगा कि बॉडी पोस्चर को अपने को ठीक रखना है। जो मैंने अब भी बात की, कंप्यूटर के टाइम आप डेस्क पे बैठते हो तो कैसे बैठना है वो। सेकंड, इवन और इसमें अगर और डिटेल में जाएंगे तो इवन किचन में अगर आप खड़े रहते हैं, बॉडी पोस्चर के ऊपर अल्टीमेटली स्पाइन पोस्चर डिपेंडेंट है। अगर बॉडी पोस्चर ठीक रहेगा तो स्पाइन को हम सीधा रख सकेंगे और स्पाइन पोस्चर इंप्रूव होगा। तो जो भी आप काम करते हो हमेशा ध्यान रखो, स्टैंड टॉल, कमर सीधी रखनी है, गर्दन आगे के साइड झुक के नहीं, थोड़ी पीछे रखनी है, शोल्डर्स को प्रॉपर रखना है। ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और बैठते टाइम भी सोफा पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो तो सीधा प्रॉपर बैठना है आपको। टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे, पैर कैसा भी रख के बैठेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी पोस्चर खराब होगा, स्पाइन पोस्चर का भी प्रॉब्लम होगा। थैंक यू डॉक्टर। ये सवाल हमारे डॉक्टर प्रवीण पाटिल से है कि क्या लिली सिंह ने पूछा है कि भाई कैन एएस बी कंट्रोल ओनली बाय एक्सरसाइज? यस, डेफिनेटली। सो ये बहुत अच्छी बात है। एएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कंपेयर टू से लूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो दूसरी बीमारियां हम देखते हैं। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं हमारे जिनका सिर्फ एक्सरसाइज पे भी कंट्रोल हो सकता है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बीमारी कंट्रोल में है या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है? इसीलिए मैं सारे एएस वॉरियर को बताना चाहूंगा कि आप की कोई दवाई नहीं चल रही है, फिर भी आप रेगुलर टच में रहिए विथ योर रूमेटोलॉजिस्ट। मे बी कुछ पेशेंट्स हैं मेरे जो मुझे वंस इन 6 months दिखाते हैं क्योंकि देयर डिसीज इन रिमिशन। बट एएस इज नॉट जस्ट अबाउट आपका स्पाइन है या आपके जॉइंट्स है, इट्स मोर देन दैट।
कि कभी ये आपकी आंख को अफेक्ट कर सकता है, आपके पेट को अफेक्ट कर सकता है, या फिर आपके स्किन को अफेक्ट कर सकता है। तो बी इन टच विथ योर रोमेटोलॉजिस्ट। यस, इट कैन बी कंट्रोल विथ एक्सरसाइज, बट इन स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स, and let your rheumatologist and you decide together rather than only you deciding कि भाई मैं सिर्फ एक्सरसाइज से कंट्रोल कर पाऊंगा। ये शायद सब में पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। आदित्य पांडे का सवाल है, अगर बाम्बू स्पाइन होता है तो हॉन्च बैक पोस्चर को कैसा रोका जा सकता है जिस व्यक्ति सीधे ताकि सीधे वो खड़े रहे? डॉक्टर शशांक। आदित्य, हाँ आदित्य देखो, हंचबैक पोस्चर एक बार बैम्बू स्पाइन होता है तो जनरली मेजोरिटी में थोड़ा तो हंचबैक पोस्चर ऑलरेडी आ जाता है। अगर हम लोग चालू करते ये पॉइंट से कि किसी को बैम्बू स्पाइन ऑलरेडी है, अब क्या कर सकते हैं, तो एक सबसे पहले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अच्छा से कंट्रोल करना है। बैम्बू स्पाइन है और अगर एंकिलोजिंग एक्टिव है तो आप रोमेटोलॉजिस्ट से अगर जस्ट इन केस नहीं मिलते रहोगे तो जरूर मिलना है। सबसे पहले कंट्रोल में एंकिलोजिंग को लाना है, एक चीज। सेकंड, एक्सरसाइज आपके नहीं होते रहेंगे तो रेगुलरली करने हैं। काफी सारे वॉरियर्स कहते हैं कि पेन इतना है कि एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं, तो वो पेन को कंट्रोल करने के लिए रूमेटोलॉजिस्ट को मिलके एंकिलोजिंग अच्छा से कंट्रोल करके लीजिए और एक्सरसाइज चालू कीजिए। सेकंड, जो ये वॉल स्टैंड मैंने एक्सरसाइज बोला, जो वॉल को पीछे चिपक के खड़ा रहना और एक्सरसाइज करना, ये तो आप बैम्बू स्पाइन के स्टेज में भी जरूर कर सकते हो। बैम्बू स्पाइन के स्टेज में अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए। बैम्बू स्पाइन अभी रिवर्स तो नहीं कर सकेंगे हम लोग कि नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन जितना इम्प्रूव हो सके उतना किया और उसके आगे वर्सन नहीं होने दिया तो भी काफी कुछ हम लोग ने कमा लिया, ऐसा सोच के चलिए। तो एक वॉल स्टैंड एक्सरसाइज आप जरूर कर सकते हैं। सेकेंड, प्रोन लाइन ट्राई करके देखिए। एक बार प्रोन लाइन ट्राई करने से पहले अपने रूमेटोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर बात कीजिए कि आपको पॉसिबल है, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो आप देख के आपको गाइड कर सकते हैं और अगर वो बोलते हाँ तो डेफिनेटली आप प्रोन लाइन ट्राई कर सकते हैं, उससे पोस्चर थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है। मतलब हर कोई क्यूअर चाहता है इसका, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई कैन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बी क्यूअर्ड बाय एक्सरसाइज? सो डॉक्टर प्रवीण पाटिल। यस, सो हमें क्योर वर्ड का मीनिंग समझ लेना है। बहुत बार मैंने जो देखा है कि पेशेंट्स इंटरनेट पे रीड करते हैं देयर इज नो क्योर फॉर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फॉर लूपस। दे गेट डिसअपॉइंटेड एंड देन दे ट्राइड, फिर वो सारी कोई चीजें अंडर द अर्थ ट्राई करना चाहते हैं बट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते। तो क्योर, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका क्योर नहीं है बट ट्रीटमेंट है। व्हाट ट्रीटमेंट मीन्स कि द गोल जो है, प्रॉब्लम कहाँ होती है जो हम क्लिनिक में देखते हैं, मेरा गोल और पेशेंट का गोल मैच नहीं हो पाता है। पेशेंट का गोल होता है दवाई बंद होनी चाहिए या मैं बिना दवाई के ठीक होना चाहिए। मेरा गोल है पेशेंट शुड बी एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। उसके लिए उन्हें 10 दवाई खानी पड़ी तो 10 दवाई खाएंगे, 10 साल खाना पड़े तो 10 साल खाना पड़े। ऑफकोर्स यू विल बी, आप रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग के थ्रू खाओगे तो वो सेफ रहेगा, तभी आपको दवाई दी जाएगी। बट रिमेंबर, गोल इज यू शुड बी एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। ठीक है, सो क्योर वर्ड के लिए समझ लीजिए देयर इज लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। आज के दौरान बहुत नई उपलब्धियां हुई है जिसकी वजह से हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को काफी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल और हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि हमें थोड़ा लंबे समय तक दवाई खाना पड़ेगा। डॉक्टर शशांक आकेरकर, कैन एक्सरसाइज बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी? या सबसे पहले तो मैं, डॉक्टर प्रवीण ने बहुत अच्छी बात कही क्योर के बारे में, वहां पे मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप जैसा देखोगे ना वैसे काफी सारी चीजें चेंज होती है। देखो, मैंने स्पेक्स पहन रखा है, अगर कोई मुझे बोल दे कि मेरे आंख के प्रॉब्लम का क्योर नहीं है, मैं बोलूंगा आंख का प्रॉब्लम का क्योर नहीं, ठीक है, लेकिन स्पेक्स पहन के तो मैं नॉर्मल आदमी हूँ।
तो एक, मैं जिंदगी भर ये सोच के रो सकता हूँ कि मेरे आंख का प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई क्योर नहीं है, रादर सोल्यूशन नहीं है, नहीं क्योर नहीं है, ये सोचकर मैं जिंदगी भर डिप्रेस होके रो भी सकता हूँ। और एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा मेरा नजरिया अलग करूँ तो ऐसा सोच सकता हूँ क्योर नहीं तो क्या है, मैं स्पेक्स पहन के 1 करोड़ लोगों के आगे भी निकल जाऊं। तो आप कैसा सोचते हो और क्या चीज पे फोकस करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योर नहीं है, ये सब, ये क्योर एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसका क्योर नहीं है। लेकिन इसके लिए रेमिशन हम लोग बेटर वर्ड यूज करते हैं, क्योर से भी ज्यादा। रेमिशन में डेफिनेटली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जा सकता है। रेमिशन यानी क्या होता है कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं है, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है, और आपका डिसीज भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग रेमिशन बोलते हैं। और रेमिशन में डेफिनेटली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जा सकता है। हर रूमेटोलॉजिस्ट का यही एम रहता है कि हर वॉरियर उनके पास जो आए वो एज अर्ली एज पॉसिबल रेमिशन में चला जाए और वो रेमिशन मेंटेन करे। जैसे डॉक्टर प्रवीण पाटिल ने अभी बोला, अगर उसके लिए 4 गोली लगी, 3 गोली लगी, जो भी, हम लोग इंश्योर करेंगे कि रेमिशन में जाना चाहिए और रेमिशन मेंटेन होना चाहिए। और लास्टली, इस क्योर वर्ड के पीछे सॉर्ट ऑफ भागिए मत इतना। इनफैक्ट ये क्योर वर्ड ही उल्लू बनाने का बहुत बड़ा जरिया है। काफी सारे लोग आपको इंटरनेट पे मिलेंगे कि चुटकी बजाओ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो गया, यही थंबनेल रहता है काफी सारे वीडियोस का, चुटकी बजाओ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर। और वो अननेसेसरी गलत चीजें प्रोपोगेट होती है उससे। तो अगर आपको कोई सीना फाड़ के अगर बोल रहा है कि मेरे पास आओ मैं क्योर कर दूंगा एंकिलोजिंग, तो पहले वहां जाने से पहले 2 बार वापिस सोच लीजिए कि सच में कुछ है या ऐसे कुछ उल्लू बनाने का कोई तो वहां पे है। तो ये क्योर वर्ड से हमेशा बी एब्सोल्युटली केयरफुल अबाउट क्योर, ये एक चीज। सॉरी भूषण, आपका क्वेश्चन, सॉरी। हाँ, मेरा क्वेश्चन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि हाँ प्रेगनेंसी हाँ से हाँ। पहले और डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? ओके, सी प्रेगनेंसी एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पे एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को देखेंगे तो एक्सरसाइज डेफिनेटली जरूरी है। लेकिन प्रेगनेंसी को देखेंगे, प्रेगनेंसी ना पर्सन टू पर्सन काफी कुछ उसमें वेरिएबल्स रहते हैं। किसी का प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज रहते हैं जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, ज्यादा रेस्ट करना, ये सब एडवाइस किया जाता है। तो इसके लिए जेनेरिक एडवाइस जो सबको अप्लाई हो वो देना बहुत मुश्किल है इसके बारे में। तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार बात कीजिए कि एक्सरसाइज चलेगा नहीं चलेगा, और फिजियोथेरेपिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट, तीनों से बात कीजिए और फिर फाइनलाइज कीजिए, या गायनेक और आपके रूमेट से बात कीजिए और उन्होंने जो बोला है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट को बोल दीजिए। और फिर अगर जरूरत पड़े फिजियोथेरेपिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर बात कर सकता है, और उन्होंने बोले हुए एक्सरसाइज ही करने हैं आपको। तो ये बहुत स्पेसिफिक रहे, आपके जो रूटीन एक्सरसाइजेस है शायद वो प्रेगनेंसी में अच्छे ना भी हो सकते, तो आपको आपके स्पेशलिस्ट से बात करके फिर ही डिसाइड करना है इस बारे में। थैंक यू डॉक्टर। हाँ डॉक्टर प्रवीण पटेल, ये सवाल है शिवम दुबे का। व्हाइल वी आर इन मोर पेन डू वी नीड टू डू एक्सरसाइज? ये सवाल मतलब मेरा भी होता है कि भाई जब बहुत दर्द होता है तब एक्सरसाइज करने से चीजें ठीक होती है या और एग्रीवेट? सो काफी अच्छा सवाल है। सो इस सवाल का एक सीधा आंसर है कि यू हैव टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड एक्टिविटी। देखो, अगर आपने ज्यादा रेस्ट कर लिया तो आप स्टिफ हो जाओगे, यू नो दैट वेरी वेल, राइट। और आपने दर्द जब बढ़ा हुआ है तब ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो फिर आपका ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, लिगामेंट्स होंगे, मसल्स होंगे। तो जब आपका दर्द बढ़ गया है तब आपको एक्सरसाइज का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। तब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा अच्छे से आपको रिलीफ दे सकती है, रादर देन जे दूसरे टाइप के एक्सरसाइजेस डॉक्टर केरकर ने बताए, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, और वो सब शायद आपको उस वक्त नहीं करनी है। तो yes, you should try to do some exercise or some movement when you are having flare, जब आपका बीमारी बढ़ गया है। बट एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, उस वक्त सारी रूटीन वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो तो वो करना है।
Or again, if you have access to physiotherapists, try to consult them. And second important, don't forget your medications. दवाई शायद उस वक्त बढ़ानी पड़ सकती है, और जिससे आपका फ्लेयर सपोज 10 या 15 दिन चलने वाला है, तो वो 2-3 दिन में भी खत्म हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल है यहाँ पे सोनिया चौधरी का। नेक थोड़ा सा फ्यूजन हो गया है, नेक में थोड़ा सा फ्यूजन हो गया है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? डॉक्टर शशांक आकेरकर। अगर नेक फ्यूज हो गया है या फॉर दैट मैटर कहीं पे भी स्पाइन में फ्यूजन है, तो तीन मेन चीजें जो मैंने पहले भी बोली, चालू होता है ये एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जॉइंट के इन्फ्लेमेशन से, तो उसको प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप रेगुलरली समझो नहीं दिखा रहे हो, मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो सबसे पहले रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिए, इंश्योर दैट एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा से कंट्रोल हो रहा है। एक सेकेंड चीज, एक्सरसाइज अगर नहीं हो रहा है, डेफिनेटली चालू करना है। इट इज नेवर टू लेट टू बिगिन। तो आप समझो कर नहीं रहे हो तो भी आप डेफिनेटली चालू कीजिए, दैट कुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन उसके पहले मेडिसिन ले लीजिए। अगर आप समझो मेडिसिन रेगुलरली नहीं ले रहे हो, पेन ज्यादा है, फ्यूजन है, तो डायरेक्टली एक्सरसाइज से सिर्फ पेन बढ़ जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो पहले मेडिसिन चालू कर दीजिए, उसका एडजस्टमेंट कर लीजिए ताकि पेन मैनेजेबल हो। सेकेंड, एक्सरसाइजेस चालू कीजिए। और थर्डली, डे टू डे काम जो है आपके, उसमें नेक का पोस्चर हमेशा चेक कीजिए। जब आप बैठते हो, खड़े रहते हो, पीसी यूज करते हो, हर टाइम थोड़ा नेक का पोस्चर का ध्यान कीजिए। हम लोग जो फ्यूजन है उसको, एक बार फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन को उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट एज थिंग्स स्टैंड टुडे। लेकिन उसका दर्द डेफिनेटली कम कर सकते हैं, तकलीफ उसकी डेफिनेटली कम कर सकते हैं, और आगे वर्सन नहीं होगा ये डेफिनेटली इंश्योर कर सकते हैं। तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट और आपके फिजियोथेरेपिस्ट का गाइडेंस लेके ये प्रॉपरली कीजिए सिस्टमेटिकली, तो डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर। एक स्वरूप बागची का एक बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई क्या हम बायोलॉजिक्स को एक्सरसाइज से कंपेयर कर सकते हैं? क्या बायोलॉजिक्स एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज बायोलॉजिक्स का विकल्प हो सकता है? डॉक्टर प्रवीण पाटिल। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्टेजेस में यूज की जाती है। ठीक है, ये इधर और नहीं है कि भाई मुझे बायोलॉजिक्स नहीं लेना है, डॉक्टर ने बताया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर लूंगा। मैं पहले सपोज आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहा था, तो अभी मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर लूंगा और फिर मुझे बायोलॉजिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं है, दोनों का अलग अलग स्थान है। हावेवर ये देखा गया है कि अगर हमने सिर्फ बायोलॉजिक्स दिया, एक ग्रुप को 10,000 लोग हैं जिनको सिर्फ बायोलॉजिक्स दिया, दूसरे 10,000 लोग लीजिए जिनको बायोलॉजिक्स प्लस एक्सरसाइज दिया, तो जो ग्रुप में बायोलॉजिक्स प्लस एक्सरसाइज दिया जाता है वो ग्रुप बेहतर होता है, बेहतर कंडीशन में रहता है कंपेयर टू बायोलॉजिक्स अलोन। सो एक्सरसाइज इज देयर थ्रू आउट, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर थेरेपी। ठीक है, सो एक्सरसाइज जो आपकी जो भी थेरेपी चल रही है उसको और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा। But exercise is not substitute for medications if you've been advised. ठीक है, तो ये आई होप आई हैव मेड इट क्लियर कि ये दोनों अलग चीजें हैं, और एक्सरसाइज थ्रू आउट थेरेपी करना है, और जो दवाई बताई गई है वेदर इट इज बायोलॉजिक्स, उसका उस जगह पे स्थान है, इसीलिए वो दिया गया है। उसको कोई और चीज से हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर शशांक आकेरकर, एक सवाल है कि भाई हमने एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक दूसरा सवाल आता है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या पर्टिकुलर एक्टिविटीज कौन सी नहीं करनी चाहिए? Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मालूम होना कि कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। देखिए, स्पाइन के लिए हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज बोलते हैं हम लोग। हाई इम्पैक्ट यानी क्या, जिसकी में स्पाइन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, ऐसे एक्सरसाइज नहीं करने हैं। इसमें कौन से एक्सरसाइजेस आते हैं? इसमें जो भी एक्सरसाइज जिसमें जंपिंग इन्वॉल्व हो, वो एक्सरसाइज नहीं करने हैं। क्योंकि जंपिंग में क्या होता है, जब हम जंप करते हैं, प्लेन सिंपल जो जंपिंग वाला जो ये रहता है उससे, या कोई भी एक्सरसाइज जंपिंग वाला जो होता है, उसके वजह से होता क्या है, स्पाइन के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है। तो जंपिंग वाला कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, वो अच्छा होगा।
सेकेंड, वेट लिफ्टिंग वाले जो एक्सरसाइज है जिसमें गर्दन के ऊपर, कमर, पीठ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, वो एक्सरसाइज भी अच्छा रहेगा कि आप अवॉइड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा होगा। अगर आपको हिप का प्रॉब्लम है, अगर हिप में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा हो रहा है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, तो हिप में जो इसके ऊपर प्रेशर आता है, जैसे स्क्वाटिंग वाले एक्सरसाइजेस है, वो अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, फुटबॉल है, रग्बी है, क्रिकेट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भी इसमें अगर अच्छा होगा कि अवॉइड करें। बैडमिंटन, बैडमिंटन में काफी जंप्स होते हैं, स्मैश होता है, वो भी अगर आपका एंकिलोजिंग एक्टिव हो तो अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। तो जंपिंग वाले जो एक्सरसाइजेस है जिसमें भी हाई इम्पैक्ट होता है, वो अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है कि देवांश पूछ रहे हैं कि भाई कैन वी टेक कायरोप्रैक्ट्री प्रैक्टिक और क्रैकिंग थेरेपी? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। प्रवीण पाटिल जी, आप बोलिए। ठीक है। देखिए, मुझे लगता है स्टिक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ थेरेपी, ठीक है। तो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, योर फिजियोथेरेपिस्ट को, आपके फिजियोथेरेपिस्ट को काफ़ी नॉलेज होता है ये सारी चीज़ों के लिए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसी को ढंग से किया तो। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम कुछ मैजिक ढूंढ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आता है। हम साइंस अगर ढूंढ रहे हैं तो बहुत सीधे से ऑप्शन है, बहुत इजी ऑप्शन है, बट प्रॉब्लम वो नहीं है। हम शायद कभी मैजिक ढूंढते हैं या कभी शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो हमें ये इस सब में नहीं जाना है। आई थिंक स्टिक टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, दे कैन गाइड यू प्रॉपरली, एंड लॉट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैव लर्न दिस कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स एज वेल, दे ऑलरेडी नो ऑल दिस, तो वो आपको उस तरह से गाइड कर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर। ये हमारे सबसे प्रिय एएस वॉरियर का सवाल है, चंदू जी का। हिप जॉइंट के फ्यूजन की वजह से उनके घुटने टेढ़े हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ एक्सरसाइज है क्या? डॉक्टर शशांक अकेरकर। आप किस स्टेज पे है उसके ऊपर सब डिपेंड होगा फ्रैंकली इसमें। अगर अर्ली स्टेज है हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो रेंज ऑफ मूवमेंट जो एक्सरसाइजेस होते हैं और कोर स्ट्रेंथनिंग यानी पीठ के जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करना, क्योंकि पीठ कमर को स्ट्रांग रखेंगे तो हिप का पेन कम हो सकता है। हिप के रेंज ऑफ मूवमेंट जो एक्सरसाइजेस होते हैं, पूरे उसके मूवमेंट, पूरे रेंज ऑफ मूवमेंट यानी पूरा एक साइड से दूसरे साइड तक उसको मूव करना, ये करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी हिप की मेंटेन होती है। ये अर्ली स्टेज में सब पॉसिबल है। अगर आपके हिप पूरे फ्यूज हुए रहेंगे तो शायद एक्सरसाइज बहुत आप नहीं कर सकोगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाकर शायद आपको फायदा नहीं होगा। तो ये आपको देखे बिना फ्रैंकली बोलना बहुत मुश्किल है कि आपको कौन से एक्सरसाइजेस एग्जैक्टली फायदा करेंगी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है कि सर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अर्ली डायग्नोसिस होने पर प्रॉपर एक्सरसाइज और इनसे डिमांड मेडिकेशन से डिजीज को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है क्या? यह सवाल है आदित्य पांडे का। आदित्य, काफी अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। यस इज द आंसर, डेफिनेटली। इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्टेज हो, एक्सरसाइज तो आता ही है उसमें। अर्ली स्टेज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आपके मसल भी स्ट्रांग है, वीक नहीं हुए हैं, तो तब आपको उनको और स्ट्रांग बना सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि आपका अडेप्टेबिलिटी तब ज्यादा होता है, ठीक है। तो और NSAIDs, रिमेंबर, ये काफी इम्पोर्टेंट है। आई नो आज हम मेडिसिन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज पोस्चर पे फोकस करना है, इसलिए मैं ब्रीफली बताऊंगा कि लोग जो पेन किलर करके डरते हैं, तो वो सिर्फ गलत फहमियों की वजह से। इट्स बीन शोन वेरी वेल, सारी जो रिसर्च स्टडीज हुई है उसमें, कि रेगुलर बेसिस पे अगर दवाई लिया इंक्लूडिंग NSAIDs, तो आपका बीमारी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, रादर देन एज डिमांड, ऑन डिमांड बेसिस पर। जब आपका बीमारी अच्छे कंट्रोल में होगा तभी हम उसको रिड्यूस करेंगे या एज रिक्वायर्ड बेसिस पर रखेंगे। तो यस, एक्सरसाइज, NSAIDs और वॉट एवर थेरेपी इज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर, rheumatologist in early stages can stop the disease progression. Thank you, doctor. Dr. Shashank Akerkar, does sitting make ankylosing spondylitis worse? How do you sit with ankylosing spondylitis?
सिटिंग पे ये सवाल है। ओके, अच्छा सवाल है वापी, डिफिकल्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। डिफिकल्ट इसके लिए कि मैं बोलूँ सिटिंग नहीं करना है एंकिलोजिंग में तो काम ही करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे तो ऑब्वियसली नहीं है कि सिटिंग नहीं करना है। आ, कुछ चीजें आपकी जॉब प्रोफाइल पे होती है। काफी लोग जो आईटी में रहते हैं वो सोचते हैं कि मेरा बैठने का जॉब है, बहुत देर बैठना पड़ता है, तो मेरे लिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि आप ऐसे कंसिडर करो, आपका बैठने वाला जॉब समझो नहीं होता था, आपका फील्ड जॉब होता था। आपको दिन में यहाँ भागो वहां खड़े रहो वहां जाओ, ऐसे जॉब रहता था, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता था लाइफ। इन अ वे सिटिंग जॉब एंकिलोजिंग के लिए अच्छा है कि भागम दौड़ नहीं है तो प्रॉब्लम्स कम है। एट द सेम टाइम एंकिलोजिंग में इसका यूनिक प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मूवमेंट कम हो, मूवमेंट ज्यादा नहीं हो, तो स्टिफनेस ज्यादा आता है, पेन बढ़ सकता है। एंड सेकंड, अगर आप ध्यान ना रखो तो पोस्चर आपका खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एक तो जब आप बहुत देर बैठते हो तो आपके सिस्टम पे 1 घंटे का एक टाइमर लगा दीजिए। हर घंटे में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल चीज। 1 घंटे में समझो उठना है, 2 कदम इधर उधर चलना है, बैठना है, ताकि कंटिन्यूअसली आप सेम पोजीशन में ना हो। सेकंड, ऑल्टरनेट उसके नेक्स्ट हफ्ते नेक्स्ट घंटे में क्या कर सकते हो, प्लेन सिंपल बैठे बैठे करने के कुछ स्ट्रेचेस होते हैं, जैसा मैंने दिखा रहा हूँ। गर्दन इधर उधर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो, मिड बैक को स्ट्रेच कर सकते हो। ये तो आप इजीली बैठे बैठे कर सकते हो। और लास्टली ऐसे स्ट्रेच किया, फिर नीचे जाके जमीन को मैंने दोनों हाथ टच किए। ये प्लेन सिंपल स्ट्रेचेस है जो आप हर घंटे में कर सकते हो। 1 घंटे में स्ट्रेच किया, ये बैठे बैठे होने वाला स्ट्रेच है, आपको कुछ चेयर छोड़ के कहीं जाना भी नहीं है आपको, तो वो आप कर सकते हो। 1 आध घंटे में बीच में 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा 2 कदम इधर उधर चल सकते हो, ये डेफिनेटली कर सकते हो। इससे आपका स्टिफनेस नहीं बढ़ेगा, तकलीफ नहीं बढ़ेगी। और सेकंड, जब बैठते हो तो ऑलरेडी हम लोग ने पोस्चर के टाइम डिस्कस किया ही कि आपको इंश्योर करना है कि आपका पोस्चर प्रॉपर हो। अगर वो आप इंश्योर करोगे तो बैठने से इतनी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब जब आप सोचते हो, आपके मन में ख्याल आता है कि मेरा बैठने का जॉब है, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो जस्ट एक मूवमेंट के लिए सोच सोच के चलिए कि अगर आपको भागने वाला फील्ड जॉब होता था, यहाँ जाना है वहां जाना है, वहां आधा घंटा खड़ा रहना है, वहां 20 मिनट खड़ा रहना है, बैठने को टाइम ही नहीं है, तो आप सोचो आप कैसे मैनेज कर सकते थे। थैंक यू डॉक्टर। हाँ डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है मोतुशी पॉल से। कैन एएस पेशेंट जॉइन जिम? यस, सो देखिए जो पहले डॉक्टर केरकर ने भी बताया कि सर्टन थिंग्स वी आर गोइंग टू अवॉइड, बट डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ योर डिजीज। कुछ लोगों का एंगस्पॉन बहुत माइल्ड होता है, बहुत माइल्ड एज इन दे आर एज नॉर्मल एज एनी अदर पर्सन, सो दे हैव वेरी मिनिमल रेस्ट्रिक्शंस, ओके। और कुछ लोगों का काफी बढ़ा हुआ होता है। तो आपकी स्टेज क्या है इस पर है, दैट इज नंबर वन। सेकेंड थिंग, जिम में वेदर यू गॉट वेरी गुड ट्रेनर, कैन यू ट्रस्ट दैट ट्रेनर, और क्या करने वाले हो आप जिम में, ये भी है। क्योंकि जिम में जाकर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, बिकॉज जिम इज लाइक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाके क्यों पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स यू एन एनवायरमेंट। The same thing happens with the gym. It gives you an environment. Jaki you feel energetic. Lot of people tell me that, and they feel like doing exercise. That's fine. बट वहां पे अगर आप हेवी वेट लिफ्टिंग करने वाले हो, आपको ऑलरेडी बैक का प्रॉब्लम है, वी डोंट वांट टू इनवाइट मोर प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया या फ्रैक्चर हो गया। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू जॉइनिंग अ जिम, एंड मेक श्योर you have a supervisor or the trainer around you, so that even if you are doing some exercises, you do it in the correct posture. थैंक यू डॉक्टर। ये सवाल मिस्टर अनुपम से है। हाउ टू करेक्ट पॉस्चर? इज बैकबोन सर्जरी पॉसिबल? अनुपम, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये खराब पोस्चर होता है, एक आइदर मसल स्पाज्म से होता है और सेकेंडली लॉन्ग टर्म में फ्यूजन से होता है। तो ये हिप के नी के सर्जरी जैसा नहीं है, हिप में फ्यूजन हो गया, हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, ठीक हो गया। स्पाइन का सर्जरी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ फ्यूजन के लिए, सिर्फ खराब पोस्चर ठीक करने के लिए स्पाइन की सर्जरी नहीं की जाती है।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वंस इन अ वाइल कोई एक्सेप्शन में दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। स्पाइन की सर्जरी कब की जाती है कि जो ये फ्यूजन है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो डिपॉजिट है हुआ है, वो जब जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करने लगता है, जैसे नस को दबाने लगता है या अंदर के स्पाइन को दबाने लगता है, ऐसे कुछ करने लगता है, तब वो सर्जरी की जाती है। सिर्फ स्पाइन टेढ़ा है, पोस्चर खराब है, इसके लिए जनरली सर्जरी नहीं की जाती है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर प्रवीण पाटिल, स्विमिंग के बारे में डॉक्टर शशांक आकेरकर ने बात की है। हाइड्रोथेरेपी के बारे में आप कुछ बता सकते हो? एएस के लिए कितना फायदेमंद है? यस, काफी अच्छा होता है। मेरा यूके का अनुभव है कि वहाँ पे काफी इजीली एक्सेस था पेशेंट्स को हाइड्रोथेरेपी के लिए। ऑलमोस्ट ऑल फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स को एक्सेस था हाइड्रोथेरेपी के लिए। समहाउ अपने यहाँ पर वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है स्पेस की वजह से या वेरियस रीजंस, बट एक अच्छा एक्सरसाइज है एंड इफ यू हैव एक्सेस यू शुड डू इट। And initially do it with when someone is around like your physiotherapist, या फिर आपको पूल को एक्सेस है तो कोई तो भी पास में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर गिरने का रिस्क रहता है, थोड़ा बैलेंस जाने का रिस्क रहता है। बट ये वाटर में किया हुआ एक्सरसाइजेस आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और उतना जॉइंट्स पर लोड नहीं आता है। जैसे पर्टिकुलरली इफ यू हैव हिप या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, then it is advisable to go for the hydrotherapy. थैंक यू डॉक्टर शशांक आकेरकर, आपके लिए देवेंद्र, मिस्टर देवेंद्र से एक सवाल है। आजकल बहुत नई नई टेक्निक्स आ रही है, उसमें से एक नई टेक्निक है प्लैंक। तो इज प्लैंक गुड फॉर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? प्लैंक तो मैं कोई नई टेक्निक तो फ्रैंकली नहीं बोलूंगा, प्लैंक हैज बीन देयर फॉर इयर्स टुगेदर। जो प्लैंक एक्सरसाइजेस, आई थिंक वही बोल रहे हैं ना आप, अलग अलग तो शायद नहीं बोल रहे आप कुछ। तो प्लैंक हैज बीन देयर फॉर इयर्स। प्लैंक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए डेफिनेटली अच्छा एक्सरसाइजेस है, कोर स्ट्रेंथन करता है, लेकिन वापस आपको आपकी क्या स्टेज में है वो आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अर्ली स्टेज में आप जरूर कर सकते हो, लेट स्टेज में भी आप कर सकते हो, लेकिन फिजियो का थोड़ा गाइडेंस लेके पहले उनके मॉनिटरिंग में कीजिए, फिर आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि शोल्डर इन्वॉल्व है सपोज फॉर सम हम्म। रीजन, तो आप प्लैंक में पूरा वेट अपने आर्म्स पर, अपने बाजुओं पर आता है, तो फिर उस वक्त यू कैन मेक थिंग्स वर्स फॉर योरसेल्फ। हाँ, आपने जिम के बारे में बात की थी, तो जिम से ही रिलेटेड एक सवाल है कि भाई वेट लिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं तो प्लस उसी को लेके है कि भाई डेड लिफ्ट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में करना चाहिए या नहीं? तो अगेन, अगर आपका डिसीज बहुत माइल्ड है तो आपको काफी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आपका मॉडरेट टू सीवियर थोड़ा अलग लेवल पर है, तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। वेट लिफ्टिंग इटसेल्फ कैन कॉज इंजुरी टू योर बैक। तो जैसे मैंने बताया, स्लिप डिस्क, सायाटिका, उस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डेड लिफ्ट में काफी स्पाइन पर प्रेशर आता है, काफी प्रेशर आता है। और जो लोगों को स्पाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी करने के लिए वो टेक्निक अच्छे से आना चाहिए, तभी वो बराबर से कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर न्यू टू एक्सरसाइजेस, आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फॉर वेट लिफ्टिंग एंड डेड लिफ्ट टाइप ऑफ थिंग। सेकेंड थिंग, इफ यू आर समवन की जिसको बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेस है, यू आर ऑलरेडी इनटू स्विच्ड ऑन इनटू एक्सरसाइजेस, आपने पहले भी किया है, तो शायद आप कर सकते हो, बट बिना ट्रेनर के नहीं करना है। तो मोटा मोटी, अगर आपको एंगस्पॉन्ड है तो अवॉइड सर्टेन एक्सरसाइजेस, but if you are really into gym and you are fond of these exercises and आपका mild है, तो you can do it, but try to do it with a trainer. थैंक यू डॉक्टर। एक आखिरी सवाल, इज मसाज गुड फॉर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? इफ सो, व्हाट टाइप ऑफ मसाज इज सुटेबल फॉर एएस पेशेंट्स? वापिस अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। मसाज तो डेफिनेटली अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं। एक तो प्लेन सिंपल, मैं भी कहीं सो जाऊं, किसी को मसाज करने बोलूं, मुझे तो अच्छा लगने वाला है, तो ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा लगता है, तो मसाज एज इटसेल्फ कोई इशू नहीं। मसाज सेकेंडली क्या चीज में हेल्प कर सकता है जो पर्टिकुलरली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूजफुल होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो बैक के मसल्स है वो स्पाज्म में चले जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं पेन की वजह से। तो अगर प्रॉपर मसाज हो तो ये स्टिफनेस एक्चुअली
कम हो सकता है। ये होता है सुपरफिशियल मसाज। एक डीप मसाज की भी एक कोई चीज होती है। अगर आपने देखा होगा कभी कभी वॉरियर्स फोटो डालते हैं अपना कि देखो 3 महीने पहले मेरी नेक इतनी लंबी रहती थी, दूर रहती थी, और आज देखो मेरी नेक इतनी पास में आ गई वॉल के। तो ये भी काफी कुछ ना डीप मसाज से होता है। डीप मसाज यानी क्या, स्किन के नीचे जो होता है फेशिया मसल्स, इनका भी मसाज किया जाता है। कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे मसाज में स्पेशलाइज करते हैं, तो ये डीप मसाज से भी हेल्प होता है मसल्स वगैरह को थोड़ा रिलैक्स करने में। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुल रहना है कि मसाज के नाम पे कोई ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। मसाज हल्के हाथ से या प्रेशर देके किया जाता है, मैनिपुलेशन में प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो काफी बार कायरोप्रैक्टर वगैरह करते हैं। तो मैनिपुलेशन नहीं करना है। आपने कुछ वीडियोस भी देखे रहेंगे कभी ऐसे, कोई वो कुछ हथौड़ा लेके ठोकता है, कोई ऊपर से लात मारता है। वो वाले टाइप्स के मसाज एंकिलोजिंग में बहुत हजार्डस हो सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वैसे वाले मसाज बिल्कुल नहीं। प्लेन सिंपल जो हल्का मसाज है वो, या तो फिर जो आदमी अच्छा से प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हो। फॉर दैट मैटर काफी सारे फिजियोथेरेपिस्ट भी डीप मसाज करके देते, तो डीप, उसे सॉफ्ट टिश्यू रिलीज भी कहा जाता है या डीप मसाज कहा जाता है। उससे डेफिनेटली आपका फायदा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में करना। ऐसे ही किसने बोला, कहाँ का वीडियो देखा, वो बोल के मत कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। समय की कमी के कारण हम सभी सवालों का जवाब हम अभी दे नहीं पाएंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था ये। डॉक्टर शशांक आकेरकर एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय दिया और एक्सरसाइज जैसे बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे इतनी डिटेल में डिस्कशन किया है। हम आपसे उन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ निश्चित होकर हमारे वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको आपसे सबसे ज़्यादा चर्चा में होंगे, उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार रखने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे वेबिनार को रेगुलरली वॉच करते हैं और वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और इसको एक सक्सेसफुल हम इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले महीने के वेबिनार में। थैंक यू।